Good morning, I'm a 5th sem student. इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 11 में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हार्डवेयर नीडेड फॉर इंटरनेट इंस्टॉलेशन। इसका अर्थ है, इस टॉपिक का मीनिंग है कि इंटरनेट को यदि मैं किसी सिस्टम में इंस्टॉल करूं तो उसके लिए ज़रूरी कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, बस किसे कहते हैं, रोम चिप क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड क्या होता है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो जिससे, है ना, ये देखिए ये हार्ड डिस्क कनेक्टेड होता है, ये हार्ड डिस्क है, ये बस से यहाँ से ये हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है, रैम यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, और कीबोर्ड भी मदरबोर्ड से ही, मॉनिटर भी मदरबोर्ड से। तो एक ऐसा मेन बोर्ड होता है हमारे सिस्टम का जो सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और उनके मध्य कम्युनिकेशन कराता है ना। मदरबोर्ड एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहाँ कहाँ कनेक्शन जाएगा, अगर आप अच्छे से और जूम करके अगर इसको देखेंगे ना, इस बोर्ड को, इसके अंदर में ना वो गोल्डन कलर के सारे कॉपर वायर्स दिखेंगे और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो प्लास्टिक का इंसुलेटर है। ऐसा लगता है कि पूरा जो सर्किट का जो कनेक्शन है वो प्रिंटेड है। इसीलिए मदरबोर्ड को बोला जाएगा कि एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो सिस्टम के विभिन्न अवयव, जैसे कि ये सीपीयू हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया, ये रैम हो गया। तो हमें पता है भाई, कोई मूवी अगर हार्ड डिस्क में है तो ये सीपीयू क्या करेगा, ये बस के थ्रू में उस मूवी के डेटा को रैम में लाएगा, रैम से सीपीयू में, फिर उसके बाद मॉनिटर में। तो एक ऐसा मेन बोर्ड होता है, पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो सिस्टम के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, उन सारे को एक साथ कनेक्ट करता है और उन्हें कम्युनिकेट कराता है। तो वही चीज़ लिखा हूँ, मदरबोर्ड इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल सिस्टम। कि मदरबोर्ड एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है किसी भी कंप्यूटर अथवा डिजिटल सिस्टम, जैसे कि मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड होता है। इट होल्ड्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। यह सिस्टम के कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को होल्ड करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है और उन सारे के मध्य कम्युनिकेशन कराता है, सच एज दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, है ना। यह मदरबोर्ड जो है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है सीपीयू और मेमोरी के मध्य, ये देख लो ना भाई, इस डायग्राम में ये सीपीयू है, ठीक है, और इन मेमोरी के बीच में ये बस ही कम्युनिकेट। तो हार्ड डिस्क का डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से मदरबोर्ड में जाएगा, फिर वो अंदर ही अंदर और बसेस रहते हैं, वायर्स होते हैं, वहाँ से रैम में जाएगा, फिर सीपीयू के पास जाएगा। तो एक एग्जांपल बताया गया है कि मदरबोर्ड जो है सीपीयू और मेमोरी के मध्य कम्युनिकेशन कराता है करके, एंड प्रोवाइड्स कनेक्टर्स फॉर द अदर पेरिफेरल्स। और मदरबोर्ड जो है कनेक्टर भी प्रोवाइड करता है। ये देख लो, ये सारे बैक पैनल के कनेक्टर्स हैं, तो ये मदरबोर्ड ही प्रोवाइड करता है। तो ये तो रहा मदरबोर्ड हमारा कंप्लीट हुआ कि मदरबोर्ड होता क्या है ना। मैंने बताया आपको कि एक ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो हमारे सिस्टम के विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में होल्ड करता है, कनेक्ट करके रखता है और उनके मध्य कम्युनिकेशन कराता है। और साथ ही साथ यह पोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है पेरिफेरल को इसे कनेक्ट करने के लिए, है ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस को इसे कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो हुआ मदरबोर्ड के बारे में। अब हम समझते हैं सीपीयू, है ना। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर बाय एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, जैसे कि प्रोग्राम के जो निर्देश होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, प्रोग्राम का कलेक्शन, और प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशों का समूह। तो ये सीपीयू करती क्या है, किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और फिर
एग्जीक्यूशन करता है और किसी कार्य को कंप्यूटर के परफॉर्म करता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ सीपीयू। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो सीपीयू का मेन काम क्या है? अरिथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जोड़ना, गुणा, घटाना, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अरिथमेटिकल काम है, पूरा सीपीयू करती है। लॉजिकल काम, कंपैरिजन बिटवीन, जैसे कि 23 बड़ा है 56 से कि 56 छोटा है 95 से, ऐसा कुछ कंपैरिजन जो है लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कि मोबाइल को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मोबाइल कनेक्ट करते ही वो डिस्प्ले करता है कि यस आई एम रेडी टू टेक योर डेटा, नाउ यू कैन सेंड दी डेटा, ऐसा कुछ मैसेज शो करता है भाई। तो पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे होगा मोबाइल से? क्योंकि मोबाइल का गाना को मैं सिस्टम में डालूंगा, है ना, और या तो सिस्टम के गाना को मैं मोबाइल में डालूंगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं ना। तो सीपीयू जो है अरिथमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला एक चिप होता है। चिप है भाई, सीपीयू क्या है? चिप है। देख सकते हैं आप, सारे लोग इसको सीपीयू बोलते हो, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू का कैबिनेट है। और इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर में मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के एक जगह में ये वाला जो चिप है ना, ये सीपीयू कहलाता है। तो यहाँ पर अटैच्ड होता है ये सीपीयू, ध्यान रखिएगा, दिस इज द सीपीयू कैबिनेट। और उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, और वहाँ पर एक चिप लगा रहता है, उसे सीपीयू बोलते हैं, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और ये ही कंप्यूटर के सारे काम को बड़े फास्टली करता है। तो दिस इज सीपीयू। अब सीपीयू के प्रकार, जैसे कि एक घर की बात करें, घर में क्या होता है? एक हॉल होता है, एक किचन होता है, एक बेडरूम होता है, एक स्टोर रूम होता है, ऐसे करके रूम्स होते हैं ना, पार्टीशंस होते हैं। वैसे ही सीपीयू के 3 पार्टीशंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जैसे एक मैं फैमिली की बात करूं, अगर घर में कोई मुखिया है, दादी है, जैसे मेरे घर की मैं बात बता रहा हूं, और हमारे यहाँ मम्मी चाची लोग हैं, बहू हैं, मतलब मम्मी और चाची लोग जो हैं, 2 चाची हैं मेरे और मम्मी, ये तीनों जने जो हैं उनकी बहू हैं। तो पूरा कमांड कौन देती है? दादी, कि मम्मी और छोटे चाची आज खेत जाएगी, और बड़ी वाली चाची जो है आज घर में रह करके आज खाना बनाएगी। तो पूरा कंट्रोल सिग्नल कौन दे रहा है बताओ? तो मेरी दादी दे रही है। वैसे ही सीपीयू का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और कौन सा ऑपरेशन कब होना है और कौन सा ऑपरेशन कब खत्म होना है, इसके लिए कंट्रोल सिग्नल मेरी दादी की तरह कौन देता है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट देता है। तो दिस पार्ट ऑफ सीपीयू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का कार्य करती है कौन? कंट्रोल यूनिट। मेरी दादी को याद करिएगा, वो कैसे किसी को बोलती है वहाँ जाओ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो वो झाड़ू पोछा ही लगाने वाले, मतलब किसी ऑपरेशन को करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जैसे मेरी दादी देती है मेरे घर में, वैसे ही सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती, इशू करती है किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, बीच में रोकने के लिए, और उसे बीच मतलब अंत करने के लिए। मेमोरी यूनिट, भाई मेमोरी का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना। तो वैसे ही सीपीयू में एक मेमोरी यूनिट होता है जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करने का। जैसे कि मैं 2 और 2 को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं 2 को कहां से प्रेस करूंगा? कीबोर्ड में प्रेस करूंगा। 2 और 8 को मान लो जोड़ना चाहता हूं, 2 और 8 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, तो वो 2 और 8 कहां जाएगा? रैम में जाएगा। और रैम में जाने के बाद मैंने सीपीयू में मेमोरी होता है, सीपीयू के मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं, तो वहां पर 2 4 जाएगा, और वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा 2 और 8 मेरा। और सीपीयू जो है ना उसको फिर एएलयू पोर्शन में भेज देगा। क्यों? क्योंकि गणितीय कार्य और लॉजिकल कार्य कहाँ होता है? सीपीयू के एएलयू में। तो मैंने कीबोर्ड से डेटा टाइप किया, वो रैम में जाएगा, रैम में जाने के बाद सीपीयू के मेमोरी जिसे रजिस्टर कहते हैं वहाँ जाके स्टोर होगा। फिर कंट्रोल यूनिट जो है उस डेटा को भेज देगा एएलयू में, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, और वो वहाँ पर उसको कैलकुलेशन करेगा, 2 और 8 10 होता है करके, 10 को वापस मेमोरी यूनिट में भेज देगा, फिर 10 जो है रैम में चला जाएगा, और सीपीयू जो है रैम के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको वो भेज देगा कहाँ पर? मॉनिटर में।
तो ये 3 पार्ट थे भाई सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम है किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, बीच में रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल इशू करना, कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करना, जनरेट करना, ये सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का कार्य है। मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है? जिस डेटा पर ऑपरेशन होना है उस डेटा को वहाँ पर टेम्पररी समय के लिए होल्ड करके रखना, मेमोरी यूनिट का काम है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का क्या कार्य है सीपीयू का? यह गणितीय कार्य, लॉजिकल कार्य, और लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य को करने के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो समझा हमने सीपीयू के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क। तो जैसे कि मैंने ये वाला डायग्राम में आप लोगों को बताया था कि हार्ड डिस्क क्या करती है। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर का, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है जब तक हम चाहेंगे तब तक, है ना, बताया था मैं। सेम वही चीज़ वहाँ पर उसकी थ्योरी में मैंने लिखा है। क्या लिखा है भाई? ये हार्ड डिस्क ड्राइव और फिक्स्ड डिस्क इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैकेनिकली देखो, एक जैसे आप सीडी देखे हो ना, वैसे एक के ऊपर एक कई सिलेंड्रिकल ऐसे प्लेट का कलेक्शन होता है हार्ड डिस्क, और यहाँ पर एक मैकेनिकल कुछ लगा रहता है जिसको घुमाता है ऐसे ड ड ड ड ड ड ऐसे, ठीक है। इसीलिए हार्ड डिस्क को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रो क्यों बोला जा रहा है भाई? इलेक्ट्रिक की सहायता से चलता है। मैकेनिकल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो डिस्क को ऐसे रोटेट कराता है और उसमें से डेटा को रीड और राइट कराने का काम। डेटा स्टोरेज डिवाइस क्यों बोला जा रहा है हार्ड डिस्क को? क्योंकि डेटा को स्टोर करती है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो स्टोर और रिट्रीव करता है डिजिटल डेटा को, जिसमें हम डिजिटल डेटा को, जैसे कि फ़ोटो हो गया, ऑडियो हो गया, मूवी हो गया, फाइल हो गया, ऐसे डिजिटल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं जब जब हमें ज़रूरत होगी तब तक। यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज एंड वन और मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग प्लेटर्स कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बोला जा रहा है कि हार्ड डिस्क जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि डिजिटल डेटा को स्टोर करके रखती है ना, और यहाँ के डेटा को हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे रिट्रीव करेंगे? यूजिंग एंड वन और मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग प्लेटर। अब इसमें रोटेट करने वाले प्लेटर्स होते हैं और मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, उसकी सहायता से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी हार्ड डिस्क। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं भाई हार्ड डिस्क को, है ना। यहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। अब देखते हैं, हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी इन द कंप्यूटर विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली अंटिल वी नॉट इरेज इंटेंशनली। मतलब हार्ड डिस्क जो है एक परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। वो तब तक डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक हम उसे इंटेंशनली उसे डिलीट करना ना चाहें। मतलब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक डेटा वहाँ से डिलीट नहीं होने वाला है। तो ये देख लो, ये इंटरनल साटा हार्ड डिस्क। इंटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर साइड में लगा रहता है, तो इंटरनल हार्ड डिस्क। तो ये साटा हार्ड डिस्क क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस हार्ड डिस्क में ये साटा केबल है, पाटा केबल है ना, तो ये साटा केबल लगेगा, इसलिए वो इंटरनल साटा हार्ड डिस्क है। ठीक है। और ये क्या है? इंटरनल एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क। तो ये देखो, ये ना थोड़ा स्लोअर होता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हार्ड डिस्क है जिसे एसएसडी हार्ड डिस्क बोलते हैं। आजकल के जितने लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स आ रहे हैं सारे में एसएसडी हार्ड डिस्क ही लगे रहते हैं। और ये एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क है। ये देख लो, यूएसबी पोर्ट है, वहाँ से कनेक्ट कर लो, डेटा को ट्रांसफ़र कर लो, स्टोर कर लो, जैसा भी करना है। तो ये 3 प्रकार के हार्ड डिस्क हमको
आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे होते हैं करके, और आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ हार्ड डिस्क। अब हम लोग चलते हैं बस। तो बस क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि बस ऐसे वायर्स होते हैं या तो ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से, है ना, कंप्यूटर के अंदर में या कंप्यूटर के बाहर में डेटा को हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र करते हैं, कराते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, हार्ड डिस्क जो है एक सिरा हार्ड डिस्क से दूसरा सिरा मदरबोर्ड में, तो ये जो वायर है वो डेटा को ले जा रही है कहाँ से, हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड से सीपीयू में ले जा रही है भाई। तो बस भी ऐसे ही एक कुछ वायर्स होते हैं या माध्यम्स होते हैं, है ना, जिनके थ्रू डेटा को कंप्यूटर के मदरबोर्ड या तो कंप्यूटर के अंदर बोलें या कंप्यूटर के बाहर से अंदर लाया जाता है, लाया व ले जाया जाता है, तो डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। वही लिखा है, अ बस इज़ अ लिंक बिटवीन कंपोनेंट्स और डिवाइसेस लिंक्ड टू अ कंप्यूटर। तो बस क्या होता है, जैसे कि मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया किससे, कंप्यूटर से, तो जो डेटा केबल यूज़ कर रहे हैं मोबाइल और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, तो वो लिंक है कि नहीं है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, अ बस इज़ अ लिंक बिटवीन कंपोनेंट्स और डिवाइसेस लिंक्ड टू कंप्यूटर। तो मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट किया है उस कंपोनेंट को किसके साथ में, कंप्यूटर के साथ, तो जो वायर है वो बस कहलाएगा। ठीक है, तो बस एक लिंक है, एक वायर है जिसके थ्रू डेटा अब मेरा मोबाइल से कहाँ जाने वाला है, कंप्यूटर में। अ बस इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड कंप्यूटर। तो बस क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अ बस इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइंस वायर्स विच कैरी कंप्यूटर सिग्नल, है ना। अब ये बस जो है ना, या तो डेटा को ले जाती है या तो सिग्नल को भी ले जाती है। जैसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल इशू करती है ना, तो उस कंट्रोल सिग्नल को भी किससे ले जाया जाता है, बस से ही। समझ में आया। अब देख लेते हैं बस के टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं, डेटा बस जो कि डेटा को ले जाती है, एड्रेस बस एड्रेस को ले जाती है, जैसे कि भाई मूवी कहाँ पर है, मूवी कहाँ पर है, तो सीपीयू जो है एड्रेस उसको फाइंड आउट कर, तो है ना, इसी में ही एक जो तार होगा ना, इसके अंदर में कई तार होंगे, वायर होंगे, एक वायर डेटा को ले जाएगी और एक वायर जो है ना उस डेटा के एड्रेस को लेके जाएगी, और कंट्रोल बस इसी में ही एक वायर क्या करेगी कि उस डेटा पर कौन सा ऑपरेशन करना है ना। तो कंट्रोल सिग्नल को 3 प्रकार का बस डेटा ले जाती है, एड्रेस बस एड्रेस को ले जाती है कि उस डेटा को कहाँ पर ले जाके स्टोर करना है या किसे देना है उस डिवाइस का एड्रेस, और कंट्रोल बस उस डेटा के साथ में उस लोकेशन पे जा करके कौन सा ऑपरेशन करना है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल को ले जाती है। तो ये 3 प्रकार के बस हो गए। अब देखते हैं रोम चिप। तो मैंने रोम चिप के बारे में पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि मदरबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरर होता है, डायग्राम में देख लेते हैं, ये मदरबोर्ड है, तो ये जो चिप है ना दैट इज़ रोम चिप। और इसे कौन इम्बैड करता है इस मदरबोर्ड के साथ में, इस मदरबोर्ड को बनाने वाले जो लोग हैं, जो कंपनी है, उसके द्वारा इम्बेडेड एक चिप होता है। और मैंने बताया था इस रोम में क्या होता है, बायोस प्रोग्राम होता है, और जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो बायोस प्रोग्राम को सीपीयू रीड करती है। उसके बाद में पहला काम क्या, पोस्ट ऑपरेशन, दूसरा काम क्या, टाइम और डेट की सेटिंग, तीसरा काम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होती है। उसके बाद ही हमें डेस्कटॉप स्क्रीन प्राप्त होता है, ये मैं बताया था आप लोगों को। तो इसी रोम चिप के बारे में हमको देखना है। तो इट इज़ अ चिप इम्बेडेड इन मदरबोर्ड, यह एक ऐसा चिप होता है रोम जो मदरबोर्ड में इम्बेडेड होता है। इट इज़ अ चिप विच इज़ इम्बेडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ मदरबोर्ड, यह एक ऐसा चिप होता है जिसे मदरबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके द्वारा मदरबोर्ड में इम्बेड किया जाता है, चिपकाया जाता है। विच कंटेन सम प्रोग्राम नोन एज बायोस प्रोग्राम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो रोम चिप है इसके अंदर में जो प्रोग्राम डाला जाता है ना, छोटा छोटा प्रोग्राम डाला जाता है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है, बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और द बायोस प्रोग्राम इनसाइड रोम चिप इज़ यूज्ड टू एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन कंप्यूटर बूट्स, और जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग होता है उसी दौरान ही सीपीयू सबसे पहले रोम को रीड करता है, और रोम में जो बायोस प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को बूट होने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेन मेमोरी,
और रैम, है ना। रोम चिप में जो बायोस प्रोग्राम है वो ही हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करने के लिए। रैम एंड रोम कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। क्यों प्राइमरी मेमोरी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रोम कब उपयोग में आता है? जब सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही सीपीयू रोम को रीड करती है। कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। जैसे कि आप उठे, आपको उठते ही टॉयलेट जाना है और आप तालाब में जाके कूद गए, है ना भाई, तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। अब आपका ब्रेन बोल रहा है कि आप बेटा आपको टॉयलेट जाना है और आप जाके तालाब में कूद रहे हो, तो आप तो पागल ही हो गए हो। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमको ये याद रखना कि मुझे सवेरे उठने ही टॉयलेट जाना है, तालाब नहीं जाना है। वैसे ही कंप्यूटर के ऑन होते ही उसे क्या क्या करना है, इस चीज़ की जानकारी इस रोम चिप में जो बायोस प्रोग्राम होता है ना, वो देता है सीपीयू को। उसके अकॉर्डिंग ही वो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेशन करता है, फिर टाइम डेट की सेटिंग करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कहाँ पर? हार्ड डिस्क से रैम में। मैं बताया हुआ है पिछले क्लास का ये सारा चीज, इसीलिए मैं ओवरव्यू क्लास दे दिया था। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ रैम। अब फ्लॉपी डिस्क, जैसे आज के डेट में पेन ड्राइव यूज होता है ना, तो पुराने जमाने में ना एक ऐसा प्लास्टिक टाइप का एक मैग्नेटिक मटेरियल वाला एक डिवाइस यूज होता था जिसे फ्लॉपी डिस्क बोलते थे, और इसका कैपेसिटी बहुत कम होता था। आज के डेट में देखो 4 GB का पेन ड्राइव, 16 GB का पेन ड्राइव, 64 GB, 128 GB, कितना कितना GB का पेन वो आ रहा है पेन ड्राइव। ये मात्र पहले 2 MB, 5 MB, 10 MB का होता था। तो फ्लॉपी डिस्क का पिछले के जमाने में डेटा स्टोरेज डिवाइस है ना। डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जैसे पेन ड्राइव से हम लोग ट्रांसफर करते हैं नहीं, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क से डेटा को पहले ट्रांसफर किया जाता था। अब लिखा है इसमें फ्लॉपी डिस्क इज अ डिस्क स्टोरेज मीडियम, है ना। तो ये स्टोरेज मीडियम है भैया फ्लॉपी डिस्क, कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज। जो किससे बना होता है? पतला और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज से। यह एक स्टोरेज मीडियम होता है फ्लॉपी डिस्क, जो किससे कंपोज्ड होता है, किससे बना होता है? डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल के पतले पतले शीट से मिला करके इसे बनाया जाता है। एनकेज्ड इन अ रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कैरियर। और वो जो पतले पतले जो मैग्नेटिक जो फिल्म होते हैं, उसको एक उसके ऊपर में प्लास्टिक का आउटर कवर लगा दिया जाता है। इट इज रीड एंड रिटेन यूजिंग अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जैसे सीडी में रीड राइट कैसे करते हैं, सीडी डीवीडी ड्राइव से, वैसे ही फ्लॉपी में रीड और राइट करना है तो एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क वेयर एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट फ्रॉम द लेट 1970s into the 1990s। तो इसका बहुतायत में उपयोग कब किया जाता था? 1970 से लेकर के 1990 के मध्य में। यूज्ड फॉर प्राइमरी डेटा स्टोरेज एज वेल एज फॉर बैकअप। डेटा को प्राथमिक रूप से स्टोर करने के लिए और डेटा को बैकअप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपको डेटा को ले जाना होता था मान लो, तो उस पर्पस से फ्लॉपी डिस्क का पुराने जमाने में 1970 से लेकर के 1990 के मध्य में किया जाता था। यही है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। मैंने क्या बताया? पतले पतले मैग्नेटिक मटेरियल का फिल्म्स होता है, उसे रेक्टेंगुलर आउटर कवर में बंद कर दिया जाता है, और इसका चलन 1970 से 1990 के मध्य था। और इसका उपयोग क्या है भाई? डेटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप करने के लिए, और डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। ये है फ्लॉपी डिस्क। कैपेसिटी 2 MB, 5 MB, 10 MB पहले आता था। ये तो था फ्लॉपी डिस्क। अब देखते हैं डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसका क्या उपयोग है? जैसे कि हम लोग मूवी वगैरह जो मिलता था पहले, इसी में मिलता था। मूवी को लाते थे, या तो कंप्यूटर में चलाते थे या तो डीवीडी प्लेयर में चलाते थे। तो इस डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल। तो डेटा डीवीडी इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज। यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज है, डेटा को स्टोर करने वाला एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है।
फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995 एंड रिलीज्ड इन 1996। तो इसका आविष्कार कब हुआ? 1995 में, और इसे मार्केट में लॉन्च कब किया गया? 1996 में। द मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा and was widely used for software and other computer files as well as video programs was using DVD players। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, जैसे MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर मैं DVD में डाल सकता हूँ, किसी मूवी को DVD में डाल सकता हूँ, एंड अदर कंप्यूटर फाइल्स, और इसमें कई प्रकार के हम फाइल्स को डाल सकते हैं, है ना। और एज वेल एज वीडियो वॉच्ड यूजिंग DVD प्लेयर्स। तो भैया एक ऐसा स्टोरेज माध्यम होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के डिजिटल डेटा, जैसे कि किसी फाइल को, किसी वीडियो को, किसी सॉफ्टवेयर को इसमें स्टोर कर सकते हैं। और यदि मूवी है, वीडियो है, तो उसको DVD प्लेयर की सहायता से भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। और मार्केट में 4.7 GB, 8.5 GB, 9.4 GB, 17.08 GB कैपेसिटी का ये DVD मिलता है। ये तो था DVD। अब देखते हैं सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। मान लो भैया ये कंप्यूटर 1 है और कंप्यूटर 2 है, और मुझे ये डेटा है 100, इसको मुझे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में ट्रांसफ़र, ये बीट कहलाता है, बीट है ना। एक जो ये 1 है या 0, इसको बीट बोलते हैं। तो क्या होगा, कंप्यूटर 1 से जब डेटा जो है पहले 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 0 जाएगा, लाइन से जा रहा है एक के बाद एक, बीट बाय बीट। इसी को ही सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, जब कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाती है, तब उसके बीट का जो ट्रांसफ़र है ना, स्थानांतरण है, वो बीट बाय बीट हो, तो इसे ही सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। बात ख़त्म। एक एक बीट कर करके वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा, सीरियल ट्रांसमिशन। और ये देख लो, कंप्यूटर है, जब मल्टीपल बिट्स एक साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाए तो पैरेलल ट्रांसमिशन, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। जब कोई डेटा के जो बिट्स हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक साथ जाए तो इसे पैरेलल ट्रांसमिशन बोलते हैं। और जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी डेटा के जो बिट्स हैं वो 1 बाय 1 जाए, एक के बाद एक जाए, इसे सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन खत्म। अब आखिर में देखते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देख लो, ये जो पोर्ट है, ये जो दिख रहा है, इसको USB पोर्ट बोलते हैं, और ये पेन ड्राइव को USB डिवाइस बोलते हैं। तो पता है इस पोर्ट में आप भैया पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, इसमें आप कैमरा भी लगा सकते हो, इसमें ईयरफोन भी लगा सकते हो, इसमें मोबाइल का चार्जर भी लगा सकते हो। यार ये तो एक ही पोर्ट है, लेकिन इसका भयंकर ज़्यादा यूज़ है कि नहीं? तो ये यूनिवर्सल टाइप का पोर्ट हो गया। यूनिवर्सल मतलब क्या, जिसको सारे के सारे यूज़ कर पाएँ। देख लो, इसमें पेन ड्राइव भी डाल दिए, कैमरा भी डाल दिए, मोबाइल का चार्जर भी डाल दिए, प्रिंटर भी डाल दिए। तो भैया ये तो यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल मतलब क्या, जैसे कि गांधी जी यूनिवर्सल लीडर हैं, पूरी दुनिया मानती है उनको। उसी भांति ये जो पोर्ट है ना, यूनिवर्सल पोर्ट है, इसमें आप किसी भी प्रकार के डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसको बोलते हैं, ये पेन ड्राइव डिवाइस है, ये USB पोर्ट है। इस पोर्ट को, तो ये एक सिस्टम है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ना, एक स्टैंडर्ड है, ये नियम बनाया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है USB। USB वाज डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ पेरिफेरल्स टू पर्सनल कंप्यूटर। तो जब हम पेरिफेरल को, पेरिफेरल मतलब क्या, बाहर से जो जोड़ते हैं कंप्यूटर में, वो डिवाइस को किसी कंप्यूटर में हम जोड़ें, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक देने के लिए इस USB को बनाया गया। USB was designed to standardize the connection of peripherals to personal computer। मतलब जब किसी पेरीफेरल को किसी कंप्यूटर से हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड देने के लिए इस USB का निर्माण किया गया। बोथ टू कम्युनिकेट विथ
एंड सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। पता है इससे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी ले लेते हैं और डेटा भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे, चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई हो रहा है ना। और जब उसी में से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट से इलेक्ट्रिक पावर का भी सप्लाई होता है और डेटा का भी सप्लाई होता है, यही बोल रहे हैं। इट हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड इंटरफेसेस सच एज सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। पहले ना सीरियल पोर्ट हुआ करता था, पैरेलल पोर्ट हुआ करता था कंप्यूटर में, उसको इसने हटा दिया। मैं शायद एक आध इमेज है अपने पास सीरियल और पैरेलल पोर्ट का। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे 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 पीछे, ये देख लो, है ना। तो ये देख लो, ये आपके ये सीरियल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट। तो पहले ऐसा होता था, अब इनके जगह में आज के ये इसने ले लिया यूएसबी पोर्ट ने। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो यूएसबी है ना, वो पुराने ज़माने के जो सीरियल और पैरेलल पोर्ट है उनको रिप्लेस कर दिया करके। और यह एक मानक प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, पेरीफेरल और कंप्यूटर के मध्य डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल दैट आर कनेक्टेड वाया यूएसबी इंक्लूड कंप्यूटर कीबोर्ड्स। तो भैया वो सारे डिवाइस जिनको यूएसबी मानक से हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माइक, वीडियो कैमरा, प्रिंटर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिस्क ड्राइव एंड नेटवर्क एडेप्टर्स। इन सारे चीज़ों को हम लोग यूएसबी पोर्ट या यूएसबी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमारा यूनिट 1 यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप सारे के सारे लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर कोई एकदम बेसिक टाइप का तो था, सारा चीज़ आप लोग जानते थे पहले से, आप लोग सीएफए में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी से मैंने समझाया है अपने तरफ से, तो पूरी कोशिश करी है कि मैं अच्छे समझा पाऊँ करके। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है भाई, तो दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड यू कैन मैसेज मी टू। जो भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है हम अच्छे से अच्छे जानें, कंप्यूटर का ज्ञान लें और सीखें। तो थैंक यू वेरी मच, और इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और कल की क्लास में मुझे प्रस्तुत करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।